8 से 10 महीने जो हैं वो इस टेन्योर में शेष हैं, तो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आती है कि काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो बस यही है, मतलब थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। सर ऐसी कोई प्राथमिकता जिसको 8 से 10 महीने के भीतर आप पूरा करना? हाँ जी, तो प्राथमिकताओं में जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, पुरानी हमारी परियोजनाएं हैं, 2016-17 में सैंक्शनड ये परियोजनाएं थी, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और सुजान सिंह पठानिया इनके द्वारा सैंक्शन की हुई तकरीबन 4-5 स्कीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर मतलब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसमें एक रे कॉलेज की बिल्डिंग है हमारी। अगर आप देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, और भविष्य अगर रेंटेड अकोमोडेशन से अगर अपनी क्लासेस चला रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब नालायकी वाली बात है। तो उस बिल्डिंग का कार्य जो है वो चालू करवाना एक प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा फतेहपुर के अंदर हमारा एक मिनी सचिवालय है, वो भी 2016-17 से पेंडिंग काम है उसका, वो चालू करवाना है। तीसरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा राजा का तालाब वाला रेंटेड प्रेमिसेस से चल रहा है। एक धनेटी चुरूड़िया की वाटर सप्लाई की स्कीम है, एक डूग चुरूड़ी की हमारी सड़क और डूग खड्ड के ऊपर पुल है। तो ये 5-6 परियोजनाएं हैं जिनको प्रायोरिटाइज करके इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों में हाथ डालने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर समर्थन की बात करें, चारों सीटों की बात करें, लोकसभा और विधानसभा का कांग्रेस को समर्थन मिला है, जनता ने कांग्रेस को यहाँ पर चुना है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भावनात्मक मुद्दे जो होते हैं वो सिर्फ एक टाइम तक रहते हैं, ठीक है। अब भावनात्मक मुद्दों में बहकर हो सकता है 1 या 2 बार वोट जो है वो भाजपा को बढ़ गया हो, लेकिन जब मैं महिलाओं की बात करता हूँ, जब वो तड़का लगाने जाती हैं ना आज, तो उनके साथ डिस्कशन करके यही सामने आया कि पहले जी ऐसे करके सरसों के तेल की बोतल का ढक्कन खोला जाता था, कड़ाटी में उसको ऐसे पलटा जाता था, खुला एक तड़का लगाते थे। आज एक कड़छी में वो तेल को राशन करके फिर उसका तड़का लगाया जाता है, क्योंकि 74 रुपये की बोतल आज जो 265 और 240 रुपये की बिक्री है। तो भावनात्मक मुद्दे एक समय तक चलते हैं, उसके बाद रोजी रोटी की बात आ जाती है, रोजगार की बात आ जाती है, महंगाई की बात आ जाती है, और वही वो जो है वो सामने आया है। आपको क्या लगता है कि तड़का बीजेपी को लग गया उसका जो महंगाई का? नहीं, ये तड़का तो अभी लगना है, ये ट्रेलर है तड़का, ये बेसिकली 2022 के लिए मैंडेट है। और मेरे हिसाब से अभी भी देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आया अगले दिन 10 रुपये जो है वो आपकी एक्साइज कम कर दी। मेरा ये मानना है एक्साइज में अभी भी 23 रुपये का और जो है वो एक स्कोप है। सन 2014 में डीजल के ऊपर एक्साइज 3 रुपये थी, जो अभी भी शायद 27 या 28 रुपये है, तो 10-15 रुपये जो है डीजल के ऊपर और एक्साइज का वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो है, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी आपका जो इसमें आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है,
एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को मॉडिफाई किया गया था किसान बिल 3 को उसको अकोमोडेट करने के लिए, जिसमें भंडारण की क्षमता के बारे में बताया गया है। जैसे ही उसमें से आपने तेल और आपने दालें और आपने इसको बाहर निकाला, प्याज और आलू को, इनकी कीमतें जो है बढ़नी स्टार्ट होगी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है वो काला बाजारी को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया है। अब आपने खुली छूट दे दी कॉर्पोरेट को कि जितना आप जो है सरसों खरीद सकते हैं वो खरीद के आप भंडारण उसका कर लीजिए। तो आप देखिए सरसों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है और सरसों की डिमांड जो सरसों के तेल की है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है। तो महंगाई इसलिए बढ़ती है या तो प्रोडक्शन कम हो जाए या उसकी डिमांड बढ़ जाए। प्रोडक्शन बढ़ी है, डिमांड स्टैटिक रही है, उसके बावजूद तेल जो है 70 रुपये से लेकर 240 रुपये का गया है। तो ये काला बाजारी नहीं है तो और क्या है। तो ये सारी की सारी सरकार के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड ये महंगाई की जो स्कीम्स हैं वो जनता समझ रही है धीरे धीरे इनको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपको शपथ जो है जिस तरह से स्पीकर ने दिलाई है, सबसे पहले मैं अपनी जनता जनार्दन का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये सफलता प्राप्त हुई। और साथ ही साथ अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो निरंतर परिश्रम और संघर्ष पिछले 4 महीनों में किया है, उसका ही परिणाम है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। इसके साथ साथ चुनाव को किस तरह से चुनौती देख रहे थे आप, क्योंकि जो जी। त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो सीट पे देखा जा रहा था। हर चुनाव में समझता हूँ एक चुनौती होता है, और बदले हुए परिवेश में अगर आप देखेंगे उपचुनाव में एक बहुमत, एक एज रूलिंग गवर्नमेंट का रहता है। उसके बावजूद भी जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद भी जहां ये प्रयास किया गया था कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, जनता जनार्दन ने अपने विवेक, अपनी परिपक्वता को इस चुनाव में दर्शाया है। अब बीजेपी की जो प्रत्याशी थी सिक्योरिटी जब्त हुई है, जबकि वहाँ पर जो मुकाबला होता था काफी रोचक मुकाबला था, इस बार सिक्योरिटी जब्त करवाई आपने, इसमें क्या निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ लोग नहीं, जहां तक आपको जुब्बल नावरकोट खै के इतिहास के बारे में आपको मालूम है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है। और अतीत में भी जब हमारे कैंडिडेट्स यहाँ से, चाहे हमारे अपने दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी रहे हो, राजा वीरभद्र सिंह जी रहे हो, उनके कार्यकाल के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई है। और इस चुनाव में भी परिणाम आपके सामने है। तो उपचुनाव में जो जनता का समर्थन मिला है 2022 की अगर बात करें तो किस तरह का रहेगा, क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? जहां तक इस उपचुनाव की बात है, मेरा ये मानना है, ये जनता जनार्दन के सामने सारी बातें स्पष्ट थी कि जो कार्यकाल रहेगा मात्र कुछ महीनों का रहेगा। जुब्बल नावरकोट खै की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने आने वाले भविष्य को देखते हुए, आने वाले मैं समझता हूँ समय को देखते, क्योंकि 2022 को मात्र कुछ वर्ष भी मैं कहूँगा नहीं, अपना जनमत दिया है। अतीत में किस पार्टी ने कार्य किया, अगर आप वर्तमान सरकार की कार्यकाल की बात करेंगे, 4 वर्ष तक ये सब मैं समझता हूँ कुंभकर्णी नींद सोई हुई थी। मात्र जब उपचुनाव की सुख बघाट प्रारंभ की तब इन्होंने आनंद फानन में कुछ नोटिफिकेशंस की थी, घोषणाएं की थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमारे जो प्रबुद्ध मतदाता अपने विवेक के लिए, अपनी परिपक्वता के लिए जाने जाते हैं। और यही कारण है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जुब्बल नावरकोट का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 2 मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके इस कार्यकाल में? कुछ ही समय आपको मिला है, जी कैसे लेंगे आप इसे? अब जैसा आपने कहा कि मात्र कुछ महीनों का कार्यकाल है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि 2017 के उपरांत मैं समझता हूँ जो मेरे समय की प्राथमिकताएं थी, प्रायोरिटीज थी, जो लंबित पड़ी है, इस कार्यकाल के दौरान जो समय मेरे पास है उसका एक एक पल का सदुपयोग हो। उदाहरण के तौर पे हमारे समय की जो मुख्य सड़क थी ठियोखड़ा पत्रहाट कोटी रोड, उसका लगभग कोई 8% के आसपास का कार्य शेष रहा है, उसका कार्य मुकम्मल हो। मेरे समय की जो आपकी DPRs थी सड़कों की, वो आज तक लंबित पड़ी है, उसकी स्वीकृति प्राप्त हो। पेयजल क्षेत्र की अगर मैं बात करूँगा, 38 करोड़ की हमारी ब्रिक्स की पब्बर नदी से 28 पंचायतों के लिए जो हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला की एकमात्र पेयजल योजना सैंक्शन करवाई थी 38 करोड़ की, उसका 4 वर्षों तक मैं समझता हूँ टेंडर भी वर्तमान सरकार अवार्ड नहीं करवा पाई। उसका कार्य शीघ्र आवंटित हो, कार्य प्रारंभ हो। 66 kV का सबस्टेशन विद्युत क्षेत्र हमारा हाटकोटी में कार्य चला है, बड़े कछुआ चाल से चला है, उसको भी शीघ्र अमली जामा पहनाया जा सके। हमारे कार्यकाल के दौरान एपिडा के माध्यम से 3 कोल्ड स्टोर्स हमारे क्षेत्र में 8-8 करोड़ के स्वीकृत हुए थे, और डबल इंजन सरकार के बनने के बाद इसको निरस्त किया गया, उसको भी बहाल करने का हर संभव प्रयास होगा। मैं जीत का श्रेय अपने जो मतदाता हैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को इस जीत का श्रेय देता हूं। और क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, और मैं अपनी जीत का श्रेय उन सभी को देता हूं
और साथ में जो मुद्दे रहे 4 वर्ष के कार्यकाल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल रहा, उसमें जो अनदेखी हर की विधानसभा क्षेत्र की हुई, मुख्य मुद्दे जैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे जो हैं वहाँ पर जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो प्रत्याशी थे वो डिलीवर करने में नाकाम रहे और सत्ता सुख भोगने में ज़्यादा समय व्यतीत किया। तो ये सब इन सब का जो आज परिणाम सामने है कि आज जनादेश जो कांग्रेस को मिला है और आज मैं विधायक बनकर जो है यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस जीत का श्रेय जो है समस्त जनता को, जो अर्की के मतदाता हैं उनको देता हूँ। सर, 1 साल से कम का समय बचा है, ऐसे में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी जिन्हें आप समय रहते पूरा करना चाहेंगे? अगस्त माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अर्की विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था और उसमें घोषणाएं करके आए थे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो जो घोषणाएं करके आए हैं उनको मैं पूरा करवाने का प्रयास करूंगा ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र में जो हमारे राजनेताओं का जो एक विश्वास, जो जनता का उनके ऊपर विश्वास होता है, कि विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो आम मतदाता को राजनेताओं के साथ जोड़े रहता है। तो अगर सार्वजनिक मंच से इस तरह से महत्वपूर्ण पद पे, जो मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए कोई झूठी घोषणाएं करे तो एक विश्वास टूटता है, और उस विश्वास को कायम रखने का प्रयास के लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि जो घोषणाएं करके आए हैं उनको वो पूरा करें। अवस्थी जी, 1 साल बाद फिर से चुनाव है, फिर से आप चुनाव मैदान में होंगे, क्या ये जो जीत का सिलसिला है कांग्रेस का आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये आगाज़ है, ये आधारशिला, ये नींव रखी गई है 2022 के आम चुनाव के लिए, और आने वाले 2022 के आम चुनाव में एक इमारत बनेगी, एक तस्वीर बनेगी जो आज जो लोगों ने देखी है, और प्रचंड बहुमत से जो है कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी और लोगों की सेवा करेगी।